अस्सलाम वालेकुम बच्चों एंड वेलकम बैक। मेरा गांव एक सबक है, सबक नंबर 7 जमात दहम का, जो कि आज हम पढ़ेंगे। अगर आपने पिछले सबक नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पूरी किताब का सोल्यूशन जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो इसको गुलामुस सकलैन नकवी साहब ने लिखा है, जो कि कश्मीर में पैदा हुए थे, और इसमें जो गाँव का जो एक कल्चर होता है वो दर हकीकत इसमें जो है वो आपको समझाने की कोशिश की गई है। और ये मुसन्निफ़ की अपनी ज़ुबानी लिखा हुआ है, तो आप इसको एक तरह से मुसन्निफ़ की खुद नविश्त भी कह सकते हैं। ठीक है, खुद नविश्त आप इसको कह सकते हैं, या इसको आप बीती भी कह सकते हैं। ठीक है, आप बीती भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, मैं चौथी जमात में पढ़ता था जब हमारे गांव में आटा पीसने की मशीन लगी थी, यानी आटे वाली जो चक्की होती है। ये एक ऐसा वाक़या है जो अब तक मेरे जहन में मौजूद है, जैसे ये कल की बात हो। यूँ भी ज़िंदगी की सीधी लकीर पर कोई नन्ना सा मोड़ आ जाए, यानी ज़िंदगी आपकी नॉर्मल चल रही हो, सीधी लकीर से मुराद क्या है? नॉर्मल ज़िंदगी। और नन्ना सा मोड़ यानी उसके अंदर कुछ नया हो जाए, तो यूँ लगता है जैसे सफ़र की एक नई मंजिल का आगाज़ हो रहा है। तो समथिंग न्यू हैपन्स, और आप फिर उससे आपकी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर जो है वो शुरू होता है। और मैं जो ज़िंदगी के सफ़र का एक मामूली सा राही हूँ, यानी ज़िंदगी के सफ़र का एक मामूली सा राही हूँ, कि मैं एक आम सा आदमी हूँ, और जिसने ज़िंदगी के बहुत कम एज पेज, यानी एज पेज के राइज एंड फॉल्स के ज़िंदगी के जो नशेब व फराज होते हैं, तो वो कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में कोई एज सच कोई बहुत ज़्यादा कोई एडवेंचरस किस्म की मेरी ज़िंदगी नहीं थी। तो कह रहे हैं कि और मैं जिसने ज़िंदगी के बहुत कम एज पेज देखे हैं, इस मोड़ पर कुछ देर के लिए ज़रूर ठटका था, यानी ज़रूर हैरान हुआ था, और इसके बाद सीधी और साफ पगडंडी का रुख ज़रा सा बदल गया था। तो यहाँ पर जो पगडंडी का लफ्ज़ है, ये दर हकीकत ज़िंदगी के लिए, कि वो कह रहे हैं कि मेरी जो फिर उसके बाद यानी कि समथिंग न्यू हैपन, और उसके बाद मेरी वो जो लाइफ थी उसका पर्सपेक्टिव, उसका स्पेक्ट्रम जो था वो क्या था? तब्दील हो गया था। अब तो मेरे गांव में प्राइमरी स्कूल कायम है, लेकिन मेरे बचपन में जब अभी पाकिस्तान वजूद में नहीं आया था, मैं अपने गांव से 3 मील दूर गुलबहार में पढ़ने को जाया करता था। तो गुलबहार क्या है? दर हकीकत एक कॉलोनी का नाम है, और ये मेरे ख्याल में पेशावर में है। गुलबहार कॉलोनी जो है वो ये पेशावर के अंदर, ये मेरा ज़ाती मेरी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि गुलबहार पेशावर की एक मशहूर कॉलोनी थी, और हो सकता है कि कश्मीर के अंदर गुलबहार नाम की कोई जगह हो, वहाँ पर ये पढ़ने जाता हो। मैं पढ़ाई में अच्छा था, और मेरे उस्ताद मुझ पर मेहरबान थे, इसलिए बचपन के उस ज़माने की यादें अब भी ताज़ा हैं। अब ये वाला जो पैराग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यादें कड़वी हों या मीठी, ताज़गी उन्हीं में होती है जो न जाने क्या। अब वो अपनी बात कहना चाह रहे हैं, लेकिन वो अपनी बात उस तरीके से कह नहीं पा रहे। 8वीं जमात पास शख्स के पास मुनासिब लफ्ज़ भी कम ही होते हैं, और लोग जब मुझे मुंशी अब्दुर्रहमान के नाम से पुकारते हैं, तो मुझे अपनी कम इल्मी पर शर्म भी आती है। यानी यहाँ से हमें पता चलता है कि जो मुसन्निफ़ है वो 8 जमातें पास है। ठीक है, मतलब 8 जमातें वो पढ़ा हुआ है। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि उस ज़माने में 8 जमातें जो पढ़ लेता था वो भी एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी होता था। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ उसे लफ्ज़ों का लिबास पहनाना भी ज़रूरी है, यानी कि जो मैं बात कहना चाहता हूँ उसको लफ्ज़ों में बताना भी ज़रूरी है। मेरा मतलब है कि अगर मुझे तस्वीर खींचनी आती, तो मैं कड़वी यादों को, यानी कि जो कड़वी यादें कौन सी होती हैं, जो हमारी आप कह सकते हैं कि जो पेनफुल मेमोरीज होती हैं, तो मैं अपनी कड़वी यादों को ज़मीन के उस टुकड़े से ज़ाहिर करता जो हरे भरे खेतों से अलग थलग नज़र आता है, और बल खाती हुई, यानी कि ट्विस्टेड, जैसे ऐसा ना बल खाता हुआ रास्ता होता है। ठीक है, तुड़ा मुड़ा सा रास्ता, बल खाती हुई पगडंडी। अब पगडंडी क्या होती है? पगडंडी खेतों के दरमियान जो एक छोटा सा रास्ता होता है उसको पगडंडी कहा जाता है। कि बल खाती हुई पगडंडी जब उस टुकड़े में उगी झाड़ियों से गुजरती है, तो यूं लगता है जैसे उस मायूस और नामुराद, यानी कि वीरान बंजर टुकड़े ने मेरी यादों को कड़वा बना दिया हो। यानी कि वो दर हकीकत अपना जो इलाका है, उस इलाके के डिफरेंट जो, यानी कह सकते हैं कि ज़मीन के खित्ते हैं, ज़मीन के टुकड़े हैं, उनके मतलब जो है वो बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर मुझे तस्वीर बनानी आती होती तो मैं यानी कि उस ज़मीन के उस टुकड़े की बात करता जो अलग थलग था और बंजर सा था, यानी कि एक वीरान मैदान की बात कर रहा है। जैसे होता है ना कि आप जहाँ पे रह रहे होते हैं, आपके घर के पास कोई खाली प्लॉट पड़ा होता है, कोई दरख्त होता है, कोई पार्क होता है, कोई बिल्डिंग होती है जिसके साथ आपकी कुछ यादें जुड़ी होती हैं। कह रहे कि या तो मैं उस बंजर टुकड़े की बात करता, या उन्हीं खेतों के दरमियान संतरों और माल्टों का वो बागीचा भी था, यानी ऑरेंज ऑरेंज आर्चर्ड था, जिसकी खुशबू और जिसका रंग अब तक मेरे जायके में मिठास घोलता रहता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो इंसान की दरहकीकत मुसन्निफ़ यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि जो इंसान की यादें होती हैं वो कभी भी इंसान की ज़िंदगी से ख़त्म नहीं होती। और उससे दूर शुमाल की तरफ नीले पहाड़ों की दीवारें हैं, यानी कि शुमाल की तरफ देखें तो नीले नीले पहाड़ नज़र आते हैं। सर्दियों की बेदाग धूप में, यानी सर्दियों की खूबसूरत धूप में नीले पर्वतों की, पर्वत बोलते हैं दर हकीकत बड़े पहाड़ को,
नीले पर्वतों की चोटियों पर यानी कि नीले पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ़ चमकती है तो बचपन की सारी यादें अब भी नीले आंचलों की तरह यानी कि नीले दुपट्टों की तरह लहराने लगती हैं। तो दर हकीकत वो अपने जिस जहाँ पर उसका बचपन गुजरा उस सारे बचपन के ख़त ख़ाल मुसन्निफ़ यहाँ पर बता रहे हैं। और जब आप इसकी तशरीह करते हैं तो आप उसमें बताते हैं कि इंसान को अपना बचपन कभी भी नहीं भूलता और बचपन की छोटी छोटी चीज़ें भी इंसान के शऊर का, इंसान की याददाश्त का हिस्सा रहती हैं और इंसान बूढ़ा जब हो जाता है तो इंसान अपने बचपन को बहुत याद करता है। शायद ये बात अभी आपको समझ भी नहीं आएगी, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो फिर आपको अपना सारा बचपन जो है वो याद आएगा। अभी आपको सारा कुछ एक रूटीन की तरह लगता होगा, लेकिन जब आप हमारी उम्र को पहुँचेंगे तो फिर आपको ये सारा टाइम जो है वो बहुत याद आएगा। पर बात तो स्कूल और चक्की की हो रही थी। उस दिन स्कूल से वापसी पर मैंने नीले पर्वतों की तरफ उस दिन स्कूल से वापसी पर मैं नीले पर्वतों की तरफ यानी नीले पहाड़ों की तरफ मुंह किए बैठा बैठा था और स्कूल का काम कर रहा था। घर पहुंचकर काम करने का वक्त ही नहीं मिला करता था। यूं भी बागीचे में बड़ा सुकून मिलता। चिड़ियाँ चहचहाती और तितलियाँ उड़ती फिरती। कई बार ऐसा होता था कि कोई रंग बिरंगी चिड़िया मेरे सर की ऊपर की शाख पर बैठकर मुझसे हम कलाम हो जाती। माने, ओ माने, मतलब वो कह रहे कि चिड़ियाँ मुझसे इस तरीके से बात करती थी। अच्छा, मज़े की बात है कि हमने भी इसी तरीके का बचपन गुजारा है। हम स्कूल से वापस आते थे, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था होमवर्क का। मुझे याद है कि मैट्रिक तक मैंने मतलब किया होगा, मतलब मुझे याद नहीं है कि कोई बाकायदा तौर पर हमें कोई होमवर्क मिलता था और हम वापस आकर होमवर्क करते। बस स्कूल में जो पढ़ लिया पढ़ लिया। देर वॉज नो कॉन्सेप्ट ऑफ होमवर्क। हम स्कूल से वापस आते बस्ता फेंकते और इधर जा रहे हैं, उधर दरख्तों पे खेल रहे हैं, उधर खेतों में घुसे हुए हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। सुबह ढूंढ रहे होते थे कि बस्ता किधर फेंका था। और बाज़ दफ़ा मेरी जो नानी थी वो मेरा बस्ता ढूंढ के लाती थी। मुझे पता भी नहीं होता था कि मैंने अपना बैग जो है वो कहाँ पर फेंका है। अच्छा, तो कह रहे कि कई बार ऐसा होता कि कोई रंग बिरंगी चिड़िया मेरे सर के ऊपर की शाख पर बैठकर मुझसे हम कलाम होती। माने, ओ माने, क्या बात है सुनी, माने, ओ माने, कुछ कहो भी, मुझे काम तो करने दो। माने, ओ माने, ये तूने माने ओ माने की क्या रट लगा रखी है, मैं ऊंची आवाज में कहता और चिड़िया फुर से उड़ जाती। ठीक है, तो मतलब चिड़ियों के साथ वो उसकी जो एक कॉन्वर्सेशन थी, एक डायलॉग था। आपको अगर अंग्रेजी शायरी में आप देखें तो वर्ड्सवर्थ जो है, विलियम वर्ड्सवर्थ, उसकी भी आपको इस तरीके के डायलॉग्स जो हैं वो परिंदों के साथ आपको जो है वो मिलते हैं। तो बेसिकली पोइट जो है वो नेचर के साथ जो उसका बचपन में कनेक्शन था। छोटे बच्चे होते हैं वो इस तरीके से बातें करते हैं चिड़िया के साथ, बाकी सारी चीज़ों के साथ। आई हैव अ डॉटर, शी इज़ 5 years old, तो वो भी इसी तरीके से बैठ के तो वो बातें कर रही होती है रैबिट्स के साथ और इस तरह से। और चंद लम्हों बाद एक तितली उड़ती हुई आई और मेरे सामने सब्ज घास के एक तिनके पर बैठकर पर फड़फड़ाने लगती। तितली कुछ ना बोलती। मुमकिन है वो भी मुझसे हम कलाम होती हो, पर मैं उसकी आवाज़ सुन न सकता था। मेरा ख्याल है उसके परों की रंग बिरंगी फड़फड़ाहट में कोई आवाज़ ज़रूर थी। और अब जब मैं कलम हाथ से रखकर उसके मुतालिक सोच रहा था तो मुझे रंग उड़ते हुए नजर आए और आवाज़ का जादू मेरे दिल में नगमे जगाने लगा। जिस तरह देखो वर्ड्सवर्थ में को आपने पढ़ा है या आपने नाइन्थ के अंदर वो अंग्रेजी के अंदर एक पोम पढ़ी थी माओइंग, जिसमें वो उसको दरांती की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। तो दर हकीकत नेचर के साथ जब आप कनेक्टेड होते हैं ना, और इसी तरीके से नाइन्थ में आपने वो अलामा इकबाल की एक पोम पढ़ी थी, खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सुकूत लाल और गुल से कलाम पैदा कर। तो दर हकीकत यहाँ पर भी मुसन्निफ जो है वो नेचर की छोटी छोटी चीज़ों के साथ अपना जो ताल्लुक है, अपना जो कनेक्शन है, उसकी बात कर रहा है। यकायक गांव की तरफ से ढोल पिटने की आवाज़ आई, यानी तो ढोल पीटा जा रहा था और मेरे कान खड़े हो गए, यानी कि मेरी तवज्जो जो थी वो उस तरफ लग गई। ढोल की आवाज़ दूर से सुहानी मालूम होती है, यानी जब ढोल ढोल दूर से बज रहा होता है तो बड़ा मज़े का लगता है। सुहानी मालूम होती है, बड़ी खूबसूरत मालूम होती है। खाम खा यानी बिला वजह ताल पर, ताल क्या होता है, वो जो ढोल की वो जो आवाज़ होती है उसको ताल कहा जाता है कि ढोल ढोल की वो जो ढोल ढोल की रिदम होती है। खाम खा ताल पर नाचने को जी चाहता है। जभी तो अब जबकि मेरी कनपटियों में, यानी कि मेरे जो यानी कि कनपटी आपको पता है ना, कि जो आपके कान के साथ जो बालों की जगह होती है, जो आपके विस्कर्स होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि जभी तो अब जबकि मेरी कनपटियों में सफ़ेद बाल आ चुके हैं और मेरी उम्र के लोग मेलों ठेलों में यानी त्योहारों में, फेस्टिवल्स में शरीक होने से हिचकिचाते हैं, यानी कि झिझकते हैं। ढोल की आवाज़ पर मेरे पाँव खुद ब खुद हरकत में आ जाते हैं और जब मेरे पाँव मेरे जिस्म से बिल्कुल अलग थलग हो जाते हैं तो मुझे अपने आप को ये कहकर रोकना पड़ता है, मुंशी अब्दुर्रहमान, अब तेरे दिन भंगड़ा डालने के नहीं। अब तो मैं बात को कहाँ से कहाँ ले गया। मतलब वो ना, यानी कि जैसे एक फ्री स्टाइल राइटिंग होती है ना,
तो वो मुसन्निफ जो है वो इसको एक फ्री स्टाइल राइटिंग के अंदाज में लिख रहा है। तो मतलब वो आपको एक कहानी भी बताना चाह रहे हैं और साथ ही साथ उस कहानी के ऊपर उसकी जो फीलिंग्स हैं वो भी साथ साथ आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ा एक यूनिक किस्म का राइटअप है। ढोल की आवाज़ सुनते ही मैंने खद्दर के बिस्तर बस्ते में, यानी अब हमारे, इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ना आई एम रीडिंग अबाउट माई सेल्फ, तो आई कैन कनेक्ट इट विद माई ओन चाइल्डहुड एज वेल। तो हमारे टाइम पे भी यही होता था कि जो हमारे बैग्स होते थे, स्कूल बैग्स होते थे, वो कपड़े के बने हुए होते थे। मुझे याद है कि मैंने अपने मैट्रिक तक, मतलब मैट्रिक करने तक मैंने शायद कोई 3 या 4 बैग लिए होंगे। मतलब मुझे मुझे ये अच्छे तरीके से याद है कि छठी क्लास में जब मेरा एडमिशन हुआ था तो मैंने जो बैग लिया था वो बैग मेरा 9th ग्रेड तक चला था। छठी में जो नीले रंग का एक बस्ता होता था और वो मेरी नानी ने सी के मुझे दिया था। ठीक है, तो छठी क्लास से वो बैग जो था वो मैंने 9th ग्रेड तक चलाया था और 9th में आकर मेरे ख्याल में वो नीचे से फट गया था। ठीक है, और उससे फिर ये हुआ था कि मैंने फिर मुझे नया बैग जो था वो सी के दिया गया था। खैर वो फिर मैंने 10th तक चलाया। फर्स्ट ईयर में आकर फिर जो है वो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो खैर उस तरीके से हमारे पास बैग्स होते ही नहीं थे, क्योंकि हम लोग कॉलेज में हॉस्टल में रहते थे और वहीं से किताबें उठा के हम लोग क्लास लेने चले जाया करते थे। खैर, खद्दर एक कपड़ा होता है, कपड़े की एक टाइप है। तो कह रहे ढोल की आवाज़ सुनकर मैंने खद्दर के बस्ते में किताबें लपेटी और ताल पर, यानी ताल यानी जो ढोल की आवाज़ थी उस पर नाचता हुआ तेज़ तेज़ गाँव की तरफ दौड़ा। यूं लग रहा था जैसे मैं नाच भी रहा था और गंदम के सरसब्ज खेतों के दरमियान पगडंडी भी मेरे साथ 100 बल खाती हुई, यानी 100 वलाके खाती हुई, 100 यानी कि फेरे खाते हुई नाच रही है। गांव के मशरकी कोने पर लोगों का ठठ लगा हुआ था, यानी लोगों का हुजूम लगा हुआ था। सारा गांव यहां मौजूद था, बच्चे भी, जवान भी, बूढ़े भी, लड़कियां भी और औरतें भी। जब मैं भीड़ में दाखिल हुआ, यानी कि जब मैं हुजूम में दाखिल हुआ, तो सबसे पहले सुल्ली से मुलाकात हुई। हम उसे सुल्ली ही कहते थे, हालांकि स्कूल के रजिस्टर में जब उसकी हाजिरी बोली जाती थी तो उसे मोहम्मद सुलेमान के नाम से पुकारा जाता था। जैसे निक नेम्स होते हैं। जिस तरह मेरा निक नेम जो था वो नीमा था, माई नेम इज़ नईम हैदर, बट मुझे स्कूल में सारे ओए नीमे, तो नीमा कह के बुलाते होते थे। तो इसी तरह आपके भी डिफरेंट नाम्स होंगे, राइट। किसी का नाम जो है वो मतलब मिसाल के तौर पर रहीम है तो उसको रीमा कह के बुलाते होंगे। आई डोंट नो, मतलब यू कैन टेल मी। वैसे आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं इफ़ यू फील कंफर्टेबल। मैंने तो बता दिया आपको। इफ़ यू फील कंफर्टेबल तो आप मुझे नीचे कमेंट्स के अंदर अपना निकनेम बता सकते हैं कि आपको आपके स्कूल मेट्स जो हैं वो किस नाम से पुकारते हैं। अच्छा, आज वो स्कूल से गैर हाजिर था। मास्टर जी ने मुझे कहा था कि उसकी गैर हाजिरी की खबर उसके बाप को ज़रूर दूँ। सुल्ली ने नए कपड़े पहने हुए थे और हुजूम में अकड़ अकड़ कर चल रहा था। मतलब उसको पता था कि आज नई चक्की लगनी है, तो वो शायद जो है वो स्कूल से उसने बंक कर लिया था। मैंने उसे कहा, छोटे सफ़ेद पोश, कल स्कूल में तेरी पिटाई होगी। मैं चौधरी साहब को तेरी गैर हाजिरी की खबर अभी दूंगा। ज़रूर ज़रूर, उसने नाक सुकेड़ कर कहा, यानी नाक इकट्ठा करके कहा। माने, आज तू ज़रूर शिकायत लगा कर देख। तुझे भी पता है आज हमारी चक्की पहली बार चलेगी। आज अब्बा मुझे कुछ नहीं कहेगा। तो इससे इससे पता चलता है कि जो सुल्ली है वो चौधरी साहब का बेटा है और गांव के अंदर जो चक्की चल रही है, लग रही है, वो शायद उसके बाप ने ही लगवाई है। सुल्ली मेरा हम उम्र है, कोई 1 साल ही तो छोटा होगा, मगर हम दोनों स्कूल में इकट्ठे दाखिल हुए थे और दाखिले के वक्त हमारी उम्रें 8-9 साल से क्या कम होंगी। अब यहाँ से आप ये भी देखें कि उस ज़माने में बच्चों को बहुत लेट स्कूल में भेजा जाता होता था। ठीक है, अब तो ये होता है ना कि आप लोग पैम्पर्स में ही स्कूल पहुँच जाते हैं। तो उस ज़माने में एक कल्चर था कि बच्चा जब प्रॉपर प्रॉपर अपने सेंसेस में आ जाता था, 7-8 साल के बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाया जाता था। सुल्ली तो खैर गांव के नंबरदार और सफ़ेद पोश चौधरी शरफदीन का बेटा था। अब सफ़ेद पोश का भी मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं। उस ज़माने में जो सफ़ेद कपड़े होते थे वो सिर्फ जो चौधरी होते थे, यानी कि जो नवाब होते थे, वो सफ़ेद कपड़े पहनते थे। अब जो किसान है वो सफ़ेद कपड़े पहन के खेतों में काम करेगा तो उसके कपड़े गंदे हो जाएंगे ना, जल्दी गंदे हो जाएंगे। तो आम जो किसान होते थे, जो मामूली पेशे के लोग होते थे, वो सफ़ेद कपड़े नहीं पहना करते होते थे। तो उस टाइम पे सफ़ेद कपड़े पहनना एक बहुत बड़े एजाज़ की बात होती थी। तो बाकायदा तौर पर लोगों को सफ़ेद पोश का लक़ब दिया जाता होता था। तो सुल्ली तो खैर गांव के नंबरदार और सफ़ेद पोश चौधरी शरफदीन का बेटा था, इसलिए गुलबहार में स्कूल खुला तो चौधरी उसे वहां दाखिल करवा आया था। मेरे दाखिल होने का सवाल ही पैदा ना होता था, लेकिन चौधरी साहब को ख्याल आया कि सुल्ली का कोई साथ भी तो होना चाहिए ना।
उसकी नज़र इंतखाब के जब वो वैन चौधरी साहब वाज सेलेक्टिंग कि अच्छा मैं अपने बेटे का एडमिशन करवा रहा हूँ, तो यार इसके साथ कोई इसका कोई संगी भी होना चाहिए, कोई बड़ी भी इसके साथ होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि चौधरी साहब की नज़र इंतखाब मुझ पर पड़ी, यानी कि उन्होंने मुझे मंतखब किया। मैं उन दिनों गाँव के मौलवी जी के पास कुरान शरीफ पढ़ा करता था। मौलवी जी के नज़दीक मैं पढ़ने में अच्छा था। मेरे बाप से उन्होंने भी सिफारिश की और चौधरी भी हमारे घर आया। मेरे बाप ने बथेरा इनकार किया, यानी कि मेरे बाप ने बहुत ज़्यादा इनकार किया, पर वो ना माना। लेकिन वो ना माना, ये यहाँ पर टाइपिंग की मिस्टेक है, पर वो ना माना। मेरे बाप ने कहा, चौधरी माना मेरा पलहोंटी का बेटा है। पलहोंटी का बेटा यानी कि पहलोंटी का बेटा होता है, जो पहला बेटा होता है। ठीक है, हमारे यहाँ पंजाबी में कहते हैं पलोठी। तो पहलोंठी का बेटा है, यानी कि मेरा पहला बेटा है। अब वो मेरा हाथ बटाने लग गया है, बैल हाँक लेता है, चारा काट लेता है, क्यारा मोड़ लेता है। अब ये क्या होता है, ये खेतों के काम होते हैं। बैल हाँकना यानी कि बैलों पे हल चलाया करते होते थे, तो बैल को पीछे से हाँकना पड़ता था। चारा काट लेता है। क्यारा मोड़ लेने से क्या मुराद है कि जब वो बैल चलाते हैं, तो बैल चलाते वक्त आपको वापस बैल को मोड़ना भी होता है। मतलब ऐसे आप हल चलाते हुए जा रहे हैं तो हल सीधा चलाया जाता है, तो ऐसे करके वापस मोड़ना होता है बैल को। तो ये भी एक उस वक्त का एक बहुत बड़ा आर्ट होता था, हर बंदा हल नहीं चला सकता था। क्यारा मोड़ लेता है। पढ़ने लिखने में लग गया तो मेरे काम का नहीं रहेगा, बस दीन इस्लाम की कुछ कुछ खबर लग जाए इसे तो काफ़ी है। क्यों? मौलवी जी यानी कि मौलवी साहब। तो उस ज़माने में आपको पता है कि पढ़ाने लिखाने का इतना कल्चर नहीं होता था। गरीब लोग होते थे, उनको यही होता था कि औलाद जो है वो उनके खेतों में उनकी मदद कर लें, एंड दैट्स इट। तो ये जो पढ़ाने लिखाने वाला कल्चर है, यानी लोग उस वक्त भी पढ़ते लिखते थे, लेकिन जो ज़मींदार होते थे, अमीर लोग होते थे, सिर्फ उनके बच्चे पढ़ते लिखते होते थे। तो लेकिन ये जो अभी बिल्कुल एक मैस एजुकेशन कल्चर है, ये 1970s 80s के बाद आया है। तो ये तो पाकिस्तान बनने से भी पहले की बात है। बात तो तुम्हारी ठीक है चौधरी मौजदीन, पर बड़े चौधरी को नाराज़ करना भी अच्छा नहीं। तो इससे पता चलता है कि जो हमारा जो मुसन्निफ़ है माना, उसके बाप का नाम है चौधरी मौजदीन। तो मौलवी ने कहा कि बात तो तुम्हारी ठीक है चौधरी मौजदीन, पर बड़े चौधरी को नाराज़ करना भी अच्छा नहीं। और मौजदीना, इतना तो ख्याल कर, मैं तेरे पास चल कर आया हूँ। चौधरी ने कहा, तेरा आना मेरे सर माथे पर चौधरी के, मतलब उसके बाप ने जवाब दिया कि चौधरी साहब आप आए हैं तो मोस्ट वेलकम, पर माने ने पढ़ लिख कर कौन सा पटवारी बन जाना है। अच्छा, अब उस जमाने में ना पटवारी जो है, अब पटवारी क्या होता है, ये बेसिकली एक लैंड रेवेन्यू ऑफिसर होता है। ठीक है, जो ज़मीनों का जो इंतकाल वगैरह और ज़मीनों का जो रिकॉर्ड होता है, तो ये एक लैंड रेवेन्यू ऑफिसर होता है पटवारी। उस ज़माने में पटवारी की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी। मतलब वो पंजाबी का एक वो मकूला है कि उते खुदा है थले पटवारी है। मतलब पटवारी बहुत पावरफुल किस्म का अफसर होता था, जिस आजकल असिस्टेंट कमिश्नर है, डीसी है। तो उस ज़माने में पटवारी बहुत पावरफुल किस्म का अफसर समझा जाता। आज तो मतलब पटवारी हालांकि स्केल 7 का, स्केल 14 का एक होता है, अफसर होता है, लेकिन उसके पास पावर बहुत होती है पटवारी के पास। आप ज़मीन खरीदते हैं, ज़मीन का इंतकाल करवाते हैं वगैरह वगैरह, तो वो सारी चीज़ें पटवारी करता है। तो वैसे मेरे एक मामू जो थे वो भी पटवारी थे, और जब वो पटवारी बने तो वो बड़ा पूरा गांव खुश हुआ कि हाँ जी, मतलब पटवारी बन गया इनका बच्चा, और ये वो, मतलब देर यूज टू बी ग्रेस इन बीइंग अ पटवारी। मतलब इसका एक ऑरा होता था पटवारी का। तो उसने कहा कि उसके बाप ने कि तेरा आना मेरे सर माथे पर चौधरी, पर माने ने पढ़ लिख कर कौन सा पटवारी बन जाना है। अच्छा, तो वो कहता है, आगे से चौधरी ने जवाब दिया, तेरा मेरा खुदा जामिन है, यानी खुदा गवाह है, यानी कि खुदा जो है ना वो गवाह है। माना पढ़ गया तो मैं उसे पटवारी ज़रूर बनवा दूंगा। मतलब उस चौधरी ने कहा कि जी अगर तेरा बेटा पढ़ गया तो मैं उसे पटवारी ज़रूर बनवा दूंगा। आखिर मैं सफ़ेद पोश हूँ, तहसील कचहरी में मेरे जानने वाले भी बहुत से हैं, मेरी इतनी सी बात भी ना मानी जाएगी भला। तो उसने कहा, उसके बाप ने कहा ना कि यार इन्हें इन्हें केड़ा पटवारी बन जाना। तो चौधरी साहब ने कहा कि जे पढ़ गया तो मैं पटवारी भी नवा दांगा, तुम टेंशन ना लो। नहीं चौधरी, मेरे बाप ने कहा, कोई और काम बता, मैं ना करूं तो बिला शक दोष देना, यानी कि बिला शक मुझे डांट देना। मौजदीन, सफ़ेद पोश का बदला हुआ लहजा देखकर मेरा बाप कुछ घबरा सा गया। कहो चौधरी। वो कह रहे हैं आगे से, चौधरी ने, अब चौधरी जो है ना वो फिर जैसे कि होता है ना कि अब चौधरी ने कहा ये इस तरह नहीं मान रहा, तो चलो मैं इसको, नाले के किनारे वाले, नाला जो पानी का नाला होता है, नाले के किनारे वाले 3 खेतों का ठेका इस साल भी मुझे पूरा वसूल नहीं हुआ। चौधरी ने कहा, जब उसने देखा ना कि माने का बाप जो है वो अड़ी कर रहा है, तो उसने कहा, उसने माने के बाप को कहा कि आपने मुझे ज़मीनों का ठेका भी नहीं दिया। ठेका क्या मतलब? किराया। जो उस ज़माने में ज़मीनें जो थी वो
लीज पे दी जाती होती थी। जो बड़ा चौधरी होता था वो चौधरी खुद तो नहीं हल चलाएगा ना, तो चौधरी फिर अपनी ज़मीनों को क्या करता था, ठेके पे देता था, लीज पे। तो उसने कहा जी कि 3 खेतों का ठेका इस साल भी मुझे पूरा वसूल नहीं हुआ। हाँ चौधरी, नहीं हुआ, नाले में इतना पानी नहीं आया था इस साल। अच्छा, झलार सारा साल बेकार रही। अब झलार क्या होता है, झलार दर हकीकत जो पानी का बहाव होता है उसको झलार कहा जाता है, बड़ा खूबसूरत नाम है ये झलार। तो उसने कहा कि इस साल झलार सारा साल बेकार रही, यानी कि इस साल पानी नहीं आया। जिस तरह वो पुराने ज़माने में नहरी पानी होता था उसी के ऊपर सारा बंदोबस्त होता था। तो चौधरी ने आगे से कहा कि मैंने इस साल का बाकी ठेका तुम्हें माफ़ किया, पर अगले साल को जो मैंने ज़मीन किसी और को दे दूं तो तुझे इनकार तो नहीं होगा मौज दिन। तो ज़मीन तेरी, उसके माने के बाप ने कहा कि ज़मीन तेरी है चौधरी, मैं कौन होता हूँ इनकार करने वाला। मेरे बाप ने खोए खोए लहजे में कहा। तो अब क्या हुआ कि माने का बाप जो था वो नाराज़ हो गया कि यार मतलब चौधरी, इसका मतलब मैं चौधरी को नाराज़ कर रहा हूँ तो चौधरी फिर अपनी ज़मीन भी मुझसे वापस ले लेगा। चौधरी जी, मौलवी साहब बोले, कल माना पहुँच जाएगा, क्यों चौधरी मौज नहीं। मौलवी जी, तो माने के बाप ने कहा, मौलवी जी बड़े चौधरी की बात को मैं कौन होता हूँ टालने वाला। माने को मदरसे भेजने में उसने उसका कुछ भला ज़रूर सोचा होगा। मेरे बाप ने हारे हुए लहजे में कहा। तो इवेंचुअली क्या हुआ कि जो माने का बाप था उसने एग्री कर दिया कि चलें जी, माना कल से स्कूल जाएगा। दूसरे दिन मैं सुल्ली के साथ स्कूल पहुंच गया और अब 4 साल से मेरा और सुल्ली का साथ था। पर इन 4 सालों में मैं और सुल्ली दोस्त ना बन सके। मैं पढ़ाई में उससे ज़्यादा होशियार था, पर सुल्ली मुझे अपने बराबर ना समझता था। हम एक ही बरादरी के लोग थे। ये और बात है कि सुल्ली के बाप के पास हमसे कहीं ज़्यादा ज़मीन थी। हमारी ज़मीन तकसीम होते होते 1-2 खेतों में बट गई। तकसीम होते होते जैसे वो इनहेरिटेड ज़मीन होती है ना, तो वो जाहिर बात है बाप के अगर 4 बेटे हैं तो वो ज़मीन 4 हिस्सों में तकसीम होगी। फिर आगे हर बाप जो है वो अपने बच्चों में तकसीम करेगा। तो इस तरह से ज़मीन जो है वो अगर आप साथ नहीं ना खरीदें तो फिर आपकी जो प्रॉपर्टी होती है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। पहला साल तो हम दोनों इकट्ठे मदरसे जाते और इकट्ठे वापस आते रहे। अगले साल हम गांव के कुछ और लड़के हमारे गांव के कुछ और लड़के भी स्कूल में दाखिल हो गए। सुल्ली ने मेरे साथ दोस्ती तोड़ ली और उन लड़कों की टोली का सरदार बन गया। फिर भी स्कूल से जो काम मिलता वो सुल्ली मुझसे ज़बरदस्ती करवाता रहा। एक बार मुंशी जी ने, अब मुंशी जी कौन है, उस्ताद जी हैं, मुंशी जी ने हम दोनों की एक जैसी दिखाई देखकर हमें पीटा। तो मैंने सुल्ली का काम छोड़ दिया। मुझे पढ़ने का शौक था तो सुल्ली को खेल कूद का। स्कूल से वापसी के बाद वो सारा वक्त खेल कूद में गुजार देता और मैं बागीचे में बैठकर मदरसे का, अब मदरसा क्या स्कूल है, मदरसे का काम पूरा करता। और तब गांव पहुंचने के बजाय सीधा अपने कुएं पर पहुंचता और काम काज में बाप का हाथ बटाता। सुल्ली इस बात से बहुत चिढ़ता था, यानी कि उसको इस बात पर बहुत गुस्सा आता था। तो अब इससे हमें ये पता चलता है कि जो माना है वो पढ़ने में भी अच्छा है, साथ में अपने बाप की मदद भी कर रहा है। और सुल्ली जो है वो ਵੱਡੇ चौधरी साहब का मुंडा है। तो ਵੱਡੇ चौधरी साहब के मुंडे जड़े ने वो इंज ही ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ पढ़ने नाल की तल्लक ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾਲ की तल्लक। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे एक प्रॉपर मंजर कशी की गई। अभी आप में से अगर कोई ਵੱਡੇ चौधरी साहब का बच्चा है या ਵੱਡੇ चौधरी साहब की कोई धी सुन रही है तो तुसी पुत्र गुस्सा नहीं करना। अच्छा, गांव में कभी कभार हंगामा होता है। चक्की का पहली बार चलना सारे गांव के लिए एक मेले से कम नहीं था। मैं मेले में खो गया तो मुझे बिल्कुल याद ही ना रहा कि कुएं पर जाकर मवेशियों के लिए चारा काटना है, यानी घास काटना है, और दूध का गड़वा, यानी दूध का जो बर्तन होता है, ठीक है, हमारे पंजाबी में उसको गागर बोलते हैं, दूध का गड़वा, गड़वी, और दूध का गड़वा लेकर शाम को घर पहुंचना है। अब ये यहाँ पर ना आपको एक देहात का ना प्रॉपर एक कल्चर बताया जा रहा है। देहात में यही होता है कि आप खेतों में जाते हैं और वहीं पर ही आपने जानवर रखे हुए होते हैं। आप सारा दिन खेतों में काम करते हैं, शाम को जानवरों का दूध निकालते हैं और दूध लेकर वापस शाम को घर आ जाते हैं। ये पंजाब का एक टिपिकल कल्चर है। बाज़ औक़ात छोटी छोटी यादें दिमाग में कितनी पायदारी से, यानी कितनी मजबूती से नक्श हो जाती हैं। मैं मेले में घूम रहा था और भांत भांत की, यानी तरह तरह की बातें सुनकर बड़ा खुश हो रहा था। चौधरी शरफदीन लट्ठे का सफ़ेद तहमद, तहमद क्या होता है, यानी धोती को कहा जाता है, जो यानी कि जिस तरह शलवार होती है उस तरह से वो तहमद बांधते हैं। लट्ठे का सफ़ेद तहमद और लट्ठे का सफ़ेद कुर्ता पहने उस कमरे के दरवाजे पर खड़ा था जिसके अंदर इंजन लगा था। उसकी कफ लगी। कफ क्या होता है, यानी कि जो, अब मैं आपको कफ कैसे समझाऊं। कफ बेसिकली एक तरह का लिक्विड होता है जो कॉटन के कपड़ों को लगाया जाता है, जिससे कॉटन जो है वो क्या हो जाती है, थोड़ी अकड़ अकड़ जाती है। डेफिनेटली आपने भी जो कफ वाला, यानी जिसको कलफ कहते हैं, कलफ लगाते हैं ना कपड़ों को, कॉटन के कपड़ों को, तो उसकी कफ लगी पगड़ी का तुर्रा, यानी पगड़ी होती है ना, तो पगड़ी के जो ऊपर वाला ऐसे करके तुरा निकलता है पगड़ी में से, ठीक है, ऊपर वाला ये जो पार्ट होता है इसको तुरा कहा जाता है।
तो उसकी कफ लगी पगड़ी का तुर्रा हवा में लहरा रहा था। चौधरी उस दिन बड़ा बारोब लग रहा था। यूं भी सारे गांव में वही एक शख्स था जो हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनता, और उन दिनों मेरा ख्याल था कि उसे उन्हीं कपड़ों की वजह से सफ़ेद पोश कहा जाता था। इस हुजूम की दूसरी बड़ी शख्सियत वो मिस्त्री था जिसने चक्की का इंजन चलाना था। ये मिस्त्री शहर से आया था और बोस्की की कमीज और फांटों वाला पजामा। अब ये डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं डिफरेंट जगहों के। फांटों वाला पजामा पहने हुआ था। फांटों वाला यानी कि जो खुला, जिस तरह आप लोग वो लड़कियों को पता होगा जिस तरह बेल बॉटम नहीं होती, तो ये बेल बॉटम टाइप का पजामा पहने हुआ था। उसकी नन्ही नन्ही मूछें बड़ी सफाई से तरशी हुई थी, यानी कि उसकी मूछें उसने बड़ी प्रॉपर तरीके से उसने मूछें बनाई हुई थी। उसके पाँव में जरी के चप्पल थे। अब जरी जो है ये बेसिकली एक, वो जो पुराने ज़माने में वो चप्पलें पहनते थे, चप्पल के ऊपर नगीने वगैरह लगे हुए होते थे, थोड़ी डेकोरेटेड फैंसी किस्म की चप्पल होती थी, यानी आप जरी के चप्पल यानी कि फैंसी चप्पल थे, और उसकी वैस्कट पर भी जरी का काम हुआ हुआ था। अब जरी होती क्या है हकीकत, पुराने ज़माने में इसको पंजाबी में ना तिल्ला बोलते हैं, तिल्ले वाला खुस्सा, ठीक है, तिल्ले वाला खुस्सा। अब वो आपने भी देखे होंगे तिल्ले वाले खुस्से, या शायद आपने, लड़कियां बड़े शौक से पहनती हैं वो जो मेहंदी वगैरह पे या इस तरह ईद वगैरह पे, वो उसके ऊपर ना वो गोल्डन गोल्डन सा तार का काम हुआ होता है जूते के ऊपर, तो वो जर्री कहलाती है। तो उसके पाँव में जर्री के चप्पल थे और उसकी वास्कट पर भी जर्री का काम हुआ हुआ था। सुनहरी धूप में वास्कट के फूल झिलमिल झिलमिल कर रहे थे, यानी कि क्या कर रहे थे, जगमगा रहे थे। न जाने क्यों बाबा नत्थू, अब ये डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं गाँव के, न जाने क्यों बाबा नत्थू इस भीड़ में यानी इस हुजूम में मुझे सबसे अलग थलग नजर आया। बाबा नत्थू गांव के मगरबी कोने में यानी वेस्ट साइड पे एक कच्चे मकान में रहता था, जिसके आंगन यानी जिसके सहन में उसका खरास था। ठीक है, अब खरास क्या है, खरास जो है ना वो एक यानी हाथ से चलने वाली चक्की होती है, ठीक है, जिसको पंजाबी में ना घुरट भी बोलते हैं। अब मुझे अपना सारा वो पंजाब का कल्चर और पंजाब की वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं। घुरट इसको कहा जाता है, खरास। खरास जो है ना वो दर हकीकत हाथ से चलने वाली चक्की होती है, ठीक है, और बैलों से चलती है, मतलब हाथ से भी चलती है और उसको बैलों से भी चलाया जाता है। तो उसमें होता क्या था कि ऐसे चक्की बनी हुई होती थी, मैं आपको यहाँ पर बना कर भी दिखाता हूँ। ऐसे चक्की का एक पार्ट होता था, उसके नीचे एक दूसरा पार्ट होता था, दरमियान में एक डंडा लगा हुआ होता था, और इस डंडे के साथ बैलों को लगा के बैल घूमते थे और ये चक्की जो थी वो घूमती थी, और इसी तरीके से हाथ से चलने वाले भी खरास होते थे। अच्छा, अब वो जो बाबा नत्थू है वो सबसे अलग थलग क्यों नजर आया, क्योंकि अब मशीन वाली चक्की लग रही है ना, ठीक है, तो अब जो बाबा बाबा नत्थू है तो उसका खरास जो है, जाहिर बात है जब मशीन पे दाने पिसने लग जाएंगे तो खरास की तरफ तो कोई नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक कहानी नहीं बताई जा रही, बल्कि जो चेंज ऑफ सिविलाइजेशन है, कि कैसे सिविलाइजेशन तब्दील हो रही थी जब एक टेक्नोलॉजी की जगह दूसरी टेक्नोलॉजी आती है, एक चीज़ की जगह दूसरी चीज़ आती है, तो कैसे मुआशरे के अंदर डिफरेंट तरह की तब्दीलियाँ आती हैं, तो वो सब भी आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, बाबा रथू गांव के मगरबी कोने में एक कच्चे मकान में रहता था, जिसके आंगन में उसका खराज था। उस आंगन के एक कोने में बकाइन का एक दरख्त था, जिसकी छतनार का साया, छतनार क्या होती है, जैसे ये एक दरख्त है ना, तो दरख्त के ऊपर जो ऐसे करके एक पूरा वो एक बन जाता है, एक शेड सा बन जाता है, तो इसको छतनार कहा जाता है। एक दरख्त था जिसकी छतनार का साया मुझे बहुत भला लगता था। अच्छा, बकाइन का दरख्त बड़ा मज़े का होता है, ठीक है, इवन हमारा जो ज़ाती गांव का घर था उसके अंदर भी ढेर सारी बकाइनें लगी हुई हैं। और हमारे जो बाय द वे, हमारी जो यानी कि कह सकते हैं कि गांवों में क्या होता है, गांवों में जो छोटी छोटी मतलब छोटे छोटे एक हैमलेट बने हुए होते हैं, तो हमारे पंजाब में तो उसको भैनी बोलते हैं, पैणी, ठीक है, और पैणी या डेरा। तो हमारा जो गांव है, हमारा जहाँ पे घर है या जो हमारा जो डेरा है, उसको बकैनी वाला खूह बोलते हैं, बकैनी वाला। अब बकैनी वाला खूह इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारा वो जो जहाँ पे हमारा कुआं है और ज़मीनें हैं, वहाँ पे ढेर सारी बकाइनें लगी हुई, तो जिस वजह से उसको बकैनी वाला खूह भी बोलते हैं। तो बकाइन की जो छाया होती है, बकाइन का जो साया होता है यार, वो बहुत मज़े का होता है। उसके नीचे आप जब गर्मियों में, सख्त गर्मी हो, 50 सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर हो, और बकाइन के दरख्त के नीचे आप ओपन में लेटे हुए हों, पानी का छिड़काव करके आप चारपाई पे जरा आप जब सोते हैं, यकीन करें आप बंदा ऐसे ही भूल जाता है, इतनी सुकून की नींद आती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा, बाबा नत्थू खरास का मालिक था। लोग अपनी अपनी जोग लेकर आते, यानी अपने बैल लेकर आते और खरास से दाने पिसवा कर ले जाते। बाबा नत्थू को पहाड़ा, अब ये पहाड़ा दर हकीकत क्या है, भाड़ा यानी कि किराया, ठीक है, बाबा नत्थू को किराया मिल जाता। सर्दियों में धूप में और गर्मियों में छतनार के साय तले उसकी झलंगा सी खाट बिछी होती। अब झलंगा क्या है,
यानी वो पुरानी सी चारपाई, जिसको हम हमारे दरंगा भी बोलते हैं, दरंगा मंजी के मतलब जिसके अंदर सुराख हुए हुए पुरानी सी चारपाई, उसकी झलंगा सी यानी पुरानी सी, जिसमें बहुत ज़्यादा सुराख हुए हो, जिसकी जो बेद होती है, चारपाई के अंदर बेद डालते हैं ना, या जिसको पंजाबी में वाण भी बोलते हैं, ठीक है, ज्यादा वाण वाण चुर गया होवे, यानी कि जिसकी बेद जो है वो पुरानी हो चुकी है, जिस तरह चारपाइयों के अंदर भी वो सुराख से हो जाते हैं। तो उसकी झलंगा सी खाट बिछी होती और पास ही उसकी पोती शीमा खेल रही होती। शीमा मुझसे यही कोई 1-2 साल बड़ी छोटी होगी, पर वो मेरे साथ खेल कर बहुत खुश होती थी। जब इतवार को या कोई और छुट्टी होती तो मैं उसके यहाँ रीठे खेलने चला जाया करता था। अब रीठे जिस तरह बंटे नहीं होते, वो जो मार्बल्स खेलते हैं आप लोग, तो उस टाइम पे रीठा जो है वो क्या होता है, रीठा दर हकीकत एक वैसे तो जड़ी बूटी है, एक हर्ब है, ठीक है, यानी कि जो स्पाइसेस के अंदर भी यानी मिसालों के अंदर भी इस्तेमाल होती है। तो रीठा जो है, रीठा एक जिस तरह बादाम नहीं होता या अखरोट होता है, जिस तरह अखरोट, अखरोट की तरह का एक, आप इसको फल कह लें, स्पाइस कह लें, जो भी आप कहें। तो वो पुराने ज़माने में बंटे तो नहीं होते थे, तो वो लोग रीठे खेलते थे। तो कहता है कि मैं उसके यहाँ रीठे खेलने के लिए चला जाता। यार लिटरली मुझे ऐसे फील हो रहा है मैं रो पड़ूंगा, मुझे अपना सारा बचपन याद आ रहा है और मुझे इतना इस वक्त इमोशनल हुआ हूँ। मेरी जो दोनों आंखें हैं ना, उसमें लिटरली इस वक्त थोड़े थोड़े ऐसे ना आंसू भर गए और मुझे लग रहा है कि मैं किसी भी टाइम पर रो पड़ूंगा। अब मैं एक अरसे से शीमा के यहाँ खेलने को नहीं गया, हालांकि शीमा की पाली हुई बछिया, अब बछिया यानी कि बछिया पंजाबी में वच्छी को बोलते हैं, यानी जो गाय का बच्चा होता है ना उसको पंजाबी में वच्छी, ठीक है, जो गाय का जो भैंस का बच्चा होता है, यानी कि भैंस का जो बच्चा होता है उसको कटी या कटा बोलते हैं। फीमेल हो तो कटी और मेल हो तो कटा। इसी तरीके से जो गाय का बच्चा होता है, फीमेल हो तो वच्छी, मेल हो तो वच्छा। इसी तरीके से जो बकरी का होता है, तो बकरी के बच्चे को क्या बोलते हैं, लेली या लेला ठीक है। और इसी तरीके से जो भेड़ का होता है उसको क्या बोलते हैं, पेडू या पेडा ठीक है। तो कह रहे हैं कि और उस ज़माने में, अच्छा मैंने खुद जो है वो जब मैं छोटा सा था तो मुझे खुद बकरियां पालने का बहुत शौक था और मेरी अपनी बकरियां भी थीं, मैंने उनके नाम भी रखे हुए होते थे। खैर फिर जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है, पढ़ लिख जाता है, शहरों में आ जाता है, तो वो सारा गाँव, सारा बचपन, सारी चीज़ें उधर ही रह जाती हैं। तो कहता है कि हालांकि शीमा की पाली हुई बछिया से मुझे बहुत प्यार था, पर बात तो बाबा नत्थू की हो रही थी। मैं नत्थू से शीमा और शीमा से अमीदा तक पहुंच गया और बछिया इन दोनों के बीच में कलोल करने लगी। याद के एक नुक्ते से कितनी पगडंडियां फूटती हैं। कितना प्यारा जुमला ये, कि इंसान, देखो इंसान एक चीज को याद करता है तो एक 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 याद से कितनी मजीद यादें निकल आती। याद के एक नुक्ते से कितनी पगडंडियां फूटती हैं कि आप एक चीज को, यू जस्ट थिंक अबाउट वन इवेंट इन लाइफ, और उसके साथ साथ कितनी दूसरी यादें होती हैं जो जुड़ी हुई होती हैं और वो आपको सारी फिर चीज़ें जो है वो याद आ जाती हैं। जस्ट थिंक अबाउट एनी रैंडम डे ऑफ योर लाइफ, और जब आप उस दिन के बारे में सोचेंगे तो उस दिन में जितने भी लोग थे वो सारे आपको याद आ जाएंगे। फिर उन हर इंसान के साथ आपकी एक एक याद जुड़ी होगी। तो इस तरीके से फिर यादों का एक समंदर जो है वो इंसान की ज़िंदगी में, इंसान के जहन में बहने लग जाता है। कलम उठाने से पहले मुझे इसका पता नहीं था कि मैं किन किन भूल भुलैयों में, यानी कि किन किन यानी पहेलियों में खो जाऊंगा। भूल भुलैया क्या होता है, वो जो एक एक यू नो, अभी मुझे उस अंग्रेजी में उसका नाम ही भूल गया, वो जो एक रास्ते से दूसरा रास्ता, दूसरे रास्ते से मेज़, हाँ मेज़ को कहते हैं भूल भुलैया, कि जिसमें एक रास्ते से दूसरा रास्ता, दूसरे से तीसरा, और आप उसमें उसी के अंदर ही खो जाते हैं। मैं बाबा नत्थू के पास जाकर चुपचाप खड़ा हो गया। शैतान का कारखाना बाबा नत्थू बोला। कारखाना मतलब कारखाना। अब जाहिर बात है, अब जिस चीज़ से जो चीज़ आपके कंपटीशन में आएगी तो आपको तो वो कभी भी अच्छी नहीं लगेगी। दिस इज समथिंग वेरी ऑब्वियस, ठीक है। तो शैतान का कारखाना बाबा नत्थू बोला। मैंने समझा बाबा नत्थू ने मुझे कुछ कहा। मैंने बड़े भूलपन से कहा, नहीं बड़े सादगी से कहा, बाबा मैं तो माना हूं शैतान का कारखाना। बाबा शैतान यहाँ कहाँ से आ गया, मैंने जरा चहक कर कहा। यही है माने, यही है। कहाँ है, मैंने चिढ़कर कहा। इस कमरे के अंदर न जाने चौधरी को क्या सूझी कि शैतान का चरखा इस गांव में ले आया। लोग मेला देखने आए। मेला, अभी शैतानी चरखा चलेगा घर घर, और फिर देखना क्या होगा, गांव से सारी बरकत उठ जाएगी। कभी शैतान भी इंसान का दोस्त बनता है। तो वो अल्लामा इकबाल का एक शेर है ना, कि है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात।
तो ये बात, तो अभी मैं कोई टेक्नोलॉजी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ठीक है, टेक्नोलॉजी के मैं बिल्कुल भी ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन यह है कि जैसे जैसे हम मशीनों के ऊपर डिपेंडेंट होते गए हैं तो वो लोगों का आपस में जो एक मिलना जुलना था, लोगों का जो एक ह्यूमन कनेक्शन था, वो वाकई में ख़त्म हो गया। यू मे डिसएग्री, आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अभी गांव से सारी बरकत उठ जाएगी। पर बाबा ये तो आटा पीसने की चक्की है, गुलबहार में तो कई सालों से ये चक्की चल रही है, वहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। मैंने दाना बनते हुए कहा, यानी मैंने समझदार बनते हुए, सियाना बनते हुए कहा, लड़के पर मैं भी जानता हूँ, पर इसके चलाने को ना बैल जुतते हैं ना गधे घोड़े, फिर शैतान के सिवा और कौन है जो इसे चलाता है। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। हमारे गांव में व्हेन आई वाज इन 9th ग्रेड, मतलब 8th के मैंने एग्ज़ाम दे लिए थे और अभी हमारी 9th की क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई थी, तो उस वक्त हमारे गांव के अंदर ना बिजली आई थी। जब हम लोग 8th ग्रेड में थे तो उस वक्त वो पहले, क्योंकि बिजली जब आती है तो गाँवों के अंदर, देहातों के अंदर वैसे भी प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है। तो हम लोग 8वीं जमात में पढ़ते थे, तो उस वक्त उन्होंने आकर ना हमारे गांव के पास जब वो लाइन बिछा रहे थे, तो जो खंबे होते हैं बिजली के, वो उन्होंने पहले खंबे आकर उन्होंने वो खंबे फेंक के चले गए। 3-4 महीने वो खंबे पड़े रहे। हम जाके उन खंभों के ऊपर बैठ के गन्ने चुपते थे, उसके ऊपर बैठ कर हम लोग जो है वो शलजम तोड़ तोड़ के, मूलियाँ तोड़ तोड़ के वहाँ पे खाते थे। उसके ऊपर हम डिफरेंट तरह की ड्राइंग्स भी करते थे। खूब हम उन खंभों पे खेले। फिर जब हम 9th ग्रेड हमारी स्टार्ट हो चुकी थी, तो उस वक्त हमारे गांव के अंदर बिजली आई। आई एग्जैक्टली रिमेंबर कि जब पहली दफ़ा बिजली आ गई और घरों के अंदर वो बल्ब वगैरह लगे, तो पहली दफ़ा जब हमारे गांव में बल्ब लगा था, उस टाइम पे ना पुराने बड़े बल्ब आते होते थे, 100 वाट का बल्ब होता था, 200 वाट का बल्ब होता था, पुराने जो बल्ब होते थे। तो रात को जब बल्ब जला, तो मेरी जो नानी थी ना, अल्लाह उनको बख्शे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, मेरी नानी सारी रात बाहर बैठी रहीं और वो कमरे के अंदर सोने के लिए ना गई। सर्दियों के दिन थे, जिस तरह ठंडी मिट्टी, यही टाइम था। तो मतलब इन दिनों में क्या होता है कि आप उस तरीके से बाहर, आप क्या लगती है, ठंड लगती है। वो सारी रात जो थी वो बाहर सोई, अंदर ना सोई। वो कहती थी कि ये दिन रात को कैसे, मतलब रात को रोशनी कैसे हो गई, ये रोशनी कहाँ से आ रही है। शी कुडंट अंडरस्टैंड इट, शी कुडंट एक्सेप्ट इट कि ये एक टेक्नोलॉजी है और ये टेक्नोलॉजी इस तरीके से काम करती है। अच्छा, जब अभी मेरी दादी जो हैं वो हयात हैं, मेरी जो दादी अम्मा हैं, शी इज़ अलाइव। मेरी दादी अभी भी, इस वक्त भी, मैं कितनी दफ़ा जब फ़ोन करता हूँ तो मेरी जो दादी हैं, शी डज़ नॉट टॉक ऑन फोन। वो फ़ोन पे बात नहीं करती। अगर वो, मैं मतलब आप उनके कान को फ़ोन लगाएं तो मेरी जब आवाज़ उनको सुनाई देगी, तो शील गेट अप एंड शील से के किथे वे नीमा, मैनू नज़र क्यों नहीं आ रहा। तो वो बताएंगे कि अम्मा ये उसकी आवाज़ जो है वो फ़ोन से आ रही है। तो वो आगे से वो नाराज़ हो जाती हैं, कहती तुम मेरे नाल मजाक कर रहे हो, किथे वे उन्होंने बुलाओ मेरे को, ਉਹਦੀ आवाज़ मैनू आ रही है तो वो खुद किथे वे, मैनू मिलता क्यों नहीं, मेरे कोल क्यों नहीं आया। मतलब अभी भी उनको टेलीफोन का और ये कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं है। शी इज़ 94-95 ईयर्स ओल्ड, माशाल्लाह शी इज़ हेल्दी, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत वाली। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो देहातों के, अब आप भी सोच रहे होंगे कि सर आप इतने पढ़े लिखे हैं तो आपका बैकग्राउंड इतना मतलब बैकवर्ड है, आप इतने बैकवर्ड इलाके से हैं। तो खैर किसी दिन ज़िंदगी ने अगर साथ दिया तो किसी दिन फिर मैं भी आपको अपनी सारी स्टोरी बताऊँगा कि मैंने किस तरीके से स्ट्रगल की, किस तरीके से पढ़ा, कैसे यहाँ तक पहुँचा। खैर, तो बहरहाल बताने का मकसद ये है कि जो सादा लोग होते हैं वो सादा ही होते हैं और वो एस्टॉनिशिंगली सादा होते हैं। अच्छा, तो कहता है कि जी ना इसमें बैल हैं ना इसमें कोई गधे घोड़े हैं जो इस चक्की को खींच रहे हैं, तो फिर ये चल कैसे रही है। मुझसे कोई जवाब बनना पड़ा तो बाबे ने कहा, बोल माने, कौन चलाता है चक्की के पार्टों को। मैं खिलखिला कर हंस पड़ा, वो मिस्त्री और कौन। तो बाबा नथु ने कहा कि मिस्त्री इंसान है या जिन। मैंने कहा इंसान है। तो बाबा नथु कहता है कि मेरे खरास के पार्ट, यानी कि जो मेरा जो खरास, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि यानी कि एक पत्थर का एक सेल होता है और उसके नीचे पत्थर का एक दूसरा सेल होता है, और वो दोनों सेल जब घूमते हैं तो उनके दरमियान दाने पिसते हैं। तो वो कहता है कि मेरे खरास के पार्ट तो उस वक्त घूमते हैं जब बैल मिलकर जोर लगाते हैं। इस चक्की के पार्ट तो इनसे कहीं बड़े हैं माने, मुझे तो नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि वो अंदर थे ना कमरे के अंदर। तो वो बाबा नथु कहता है, जब वो छकड़े पर, छकड़ा क्या है, छकड़ा रेडी है, जब वो छकड़े पर लेकर आए थे तो मैंने देखे थे। अब बता, शैतान के सिवा कौन है जो उन्हें चक्कर देगा। सफ़ेद पोश अच्छा भला आदमी है,
न जाने उसे क्या सूझा कि गांव में शैतानी चरखा ले आया। इस असना में यानी इसी दौरान में शीमा भी आ गई। उसने पूछा, माने तुम अब हमारे यहाँ क्यों नहीं आते? पढ़ाई लिखाई से वक्त ही नहीं मिलता और अब मैं बड़ा भी तो हो गया हूँ। कितने बड़े हो गए हो? बाबा नथु ने मुस्कुराकर पूछा। तो वो कहते हैं कि 1-2 महीनों में चौथी पास कर लूंगा तो 13 साल का हो जाऊंगा। फिर क्या हुआ? फिर क्या होगा? तो कहते हैं मैं और पढ़ जाऊंगा और फिर पटवारी लग जाऊंगा। तो वो कहता है कि शीमा कहती है कि तो अब तुम रीठे खेलने कभी नहीं आओगे माने? नहीं। गोरी को देखने नहीं आओगे? कौन गोरी? तो कहती है भूल गए, वही बछिया जो हमने पार साल ली थी। पार साल यानी कि पिछले साल ली थी। पिछले साल, पार साल, ठीक है। पार परार। अब देखो मैं पंजाबी में आपको दिखाता हूँ। जिस तरह होता है ना कि पिछला साल, पिछले साल को क्या बोलते हैं पंजाबी में? पार, ठीक है। और पिछले साल से भी जो पिछला साल होता है, ये जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी 2026 है, तो पंजाबी में आप किसी से बोलेंगे ना, कोई आदमी अगर आपको कहता है कि पार असी ऐ कीता सी, तो पार का क्या मतलब है कि 2025 में। और अगर वो कहता है कि परार असी ऐ कीता सी, तो परार का मतलब क्या है? 2024। दिस इज सो ब्यूटीफुल। अच्छा, तो भूल गए वही बछिया जो हमने पार साल ली थी। तो अब वो उस बछिया को क्या कह रही है? उसका नाम उसने गोरी रखा। वो बछिया, तो तुमने उसका नाम गोरी रख दिया? गोरी को देखने के लिए मेरा जी ललचा गया। मैं किसान का बेटा हूं। अब यहाँ पे मुझे लिटरली आई विल क्राई हेयर, क्योंकि यहाँ पे ना मेरी सारी वो फीलिंग्स। कुछ दिन पहले सिटी स्कूल में उन्होंने एक पॉडकास्ट रखी हुई थी और उसमें मुझे उन्होंने बुलाया। तो वो बच्चों ने मुझसे ना सवाल पूछा कि आपकी बचपन में ख्वाहिश क्या थी, व्हाट डिड यू वांट टू बी? तो इवन वहाँ पर उनको बताते वक्त भी मैं इंसान इमोशनल हो जाता है ना। एंड आपको भी शायद ये सुनकर हैरत होगी। अच्छा, मुझे बचपन में ना 2 चीज़ें थी जो मुझे बनने का शौक था। एक तो ये जो इमारत बनाने वाले मिस्त्री नहीं होते, जो मेसन होता है, एक तो मुझे मिस्त्री बनने का बहुत शौक था और दूसरा मुझे किसान बनने का बहुत शौक था, और अभी भी है। दिस इज़ वन ऑफ माई ड्रीम्स कि जब मैं ये आपको पढ़ाने लिखाने से फारिग हो जाऊंगा, जब मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे कि मैं उससे जो है मेरा किचन चलता रहेगा, तो इंशाल्लाह आप मुझे, अगर मैं ज़िंदा रहा तो 50s में 60s में आप देखेंगे कि सर जो है उन्होंने धोती बांधी हुई है और कई जो है वो मोढे पे रखी हुई है और खेतों को पानी लगा रहे हैं। एंड दिस इज़ माई ड्रीम, दिस इज़ माई ड्रीम लाइफ कि मैं खेतों में काम कर रहा हूँ, पाँव में मट्टी है, बिल्कुल पुराने से कपड़े पहने हुए हैं और खेतों को पानी लगा रहा हूँ, जानवरों को चारा डाल रहा हूँ। तो दिस इज़ माई ड्रीम लाइफ एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट टू बी। आई ड्रीम माई सेल्फ एज एन ओल्ड मैन डूइंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो अब मुझे लगता है मैं यहाँ पर रो पड़ूंगा। गौरी को देखने के लिए मेरा जी ललचा गया। मैं किसान का बेटा हूँ, मुझे ढोर डंगरों से यानी जानवरों से अब भी बहुत प्यार है। और उस वक्त भी वो बछिया क्या थी? पारा थी, पारा। मतलब पारा जिस तरह मरकरी नहीं होता, मतलब उसकी तारीफ कर रहे हैं। वो बछिया क्या थी? पारा थी, पारा। सारे आंगन में खुद कारे लगाती फिरती। जिस तरह मरकरी होती है ना, तो मरकरी आपको पता है कि मरकरी ठहरता नहीं है। मरकरी के अंदर एक रेस्टलेसनेस होती है, मरकरी जो केमिकल होता है। सारे आंगन में कुदकारे लगाती फिरती। कुदकारे लगाती कि जिस तरह ऐसे टपकती फिरती। सुर्ख रंग, बेदाग, छरेरा बदन। छरेरा साफ सुथरा और बड़ा स्मार्ट, स्लिम एंड स्मार्ट। 2-4 साल बाद वो गांव की सबसे खूबसूरत गाय बन जाएगी। तब मैंने लड़खड़ाती जबान में कहा, मैं गोरी को देखने आऊंगा शीमा, पर छुट्टी के दिन। तो अब यहां से आप देखेंगे, मतलब जो चीज़ आपको मुसन्निफ बता रहे कि कैसे लाइफ जो है, उसके जो लाइफ के ट्रेड्स होते हैं, जिंदगी के जो रास्ते होते हैं, वो कैसे आहिस्ता आहिस्ता सेपरेट होते जाते हैं। ठीक है, अभी आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी सोशल क्लास तब्दील होती जाएगी, आप डिफरेंट कॉलेजेस में जाएंगे, आपके दूसरे जो प्लेमेट्स थे, आपके जो बचपन के दोस्त थे, उनके साथ आपका आहिस्ता 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 राब्ता जो है वो कटता जाता है। अब मेरे जो बचपन के दोस्त थे, जिनके साथ मैं 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़ता था, मुझे अब उनके नाम याद हैं, लेकिन अरसा हो गया, अरसा हो गया उनसे बात ही नहीं हुई। मेरा जो 6ठी 7वीं 8वीं का मेरा जो दोस्त था, काशिफ उसका नाम था, काशिफ विरक, और मुझे अभी वो बहुत याद आता है। इवन मेरे पास उसका फ़ोन नंबर भी नहीं है, बट आई स्टिल मिस हिम। क्या ही हैरत की बात हो कि उसका कोई भतीजा भांजा ये लेक्चर देख रहा हो और वो कहे कि अच्छा तुसी मेरे चाचू दे भाई हो। तो सारा दिन खेतों में खेलना। आमीन, अगर मैं अब अपने बारे में बताना शुरू कर दूंगा तो इस अफसाने के अंदर से एक दूसरा अफसाना, एक कहानी, इस कहानी के अंदर से एक दूसरी कहानी जो वो शुरू हो जाएगी।
बट द थिंग दैट द ऑथर इज ट्राइंग टू टेल यू इज कि कैसे आपकी ज़िंदगी जो है वो उसके ट्रैक्स बदलते जाते हैं। जिस तरह ट्रेन चल रही होती है, कराची से चलती है, रास्ते में कितने स्टेशन आते हैं, ट्रेन अपना रास्ता बदलती 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 जो है वो पिछले रास्ते पीछे रह जाते हैं और इंसान ज़िंदगी में अपने आगे की तरफ बढ़ता जाता है। और तब मेरी तवज्जो गांव की तरफ आने वाली औरतों पर लग गई। उनके सरों पर गठड़ियाँ थीं, यानी बंडल्स थे। सबसे आगे आगे चौधरैन थी, यानी चौधरी की बीवी थी, पर उसके सर पर गठड़ी नहीं थी। उसके पीछे हमीदा थी, जो गठड़ी उठाकर ठुमक ठुमक चल रही थी। ठुमक ठुमक के बड़े अंदाज के साथ चल रही थी। अपने साफ सुथरे कपड़ों की वजह से वह बाकी औरतों से अलग थलग मालूम हो रही थी। पर वो चक्की पर पहुंची तो सफ़ेद पोश ने कहा, मिस्त्री, तुम इंजन को गर्म करो। मौलवी जी, बिस्मिल्लाह कीजिए और अपने हाथ से दाने छानने में डालिए। अब छानना क्या होता है? छानना दर हकीकत वो पार्ट होता है जिस तरह हमारे यहाँ वो चाय का पोना होता है, ठीक है, फिल्टर होता है। तो वो छानने में दाने डालते हैं और फिर छानने से वो आगे चक्की की तरफ जाते हैं और फिर चक्की घूमती है और दाने उसमें चलते हैं। अब यहाँ पर भी बज़ाहिर ये एक आम सी बात है, लेकिन इसके अंदर भी पूरा एक कल्चर छुपा हुआ है। पुराने ज़माने में कोई भी काम होता था, अभी भी बाज़ जगहों पर ऐसा ही होता है कि कोई इमारत आप बनवा रहे हैं, कोई गांव के अंदर कोई नई चीज़ बन रही है, तो वो जो मस्जिद के मौलवी साहब होंगे उनको बुलाया जाएगा और मौलवी साहब के हाथ से उसका इफ्तिताह करवाया जाएगा। यानी चाहे वो बहुत बड़ा चौधरी है, जो मर्जी है, लेकिन जो दीनदार आदमी है, जो नेक आदमी है, उससे इफ्तिताह करवाया जाता है। ठीक है, मौलवी जी बिस्मिल्लाह कीजिए और अपने हाथ से दाने छानने में डालिए। चौधरी ने कहा। मौलवी जी ने कुछ आयतों की तिलावत करते हुए हमीदा की गठड़ी अपने हाथों में ली और तो गठड़ी में क्या थे? दाने थे। और लकड़ी की 2 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर तख्तों पर पहुंचे और मिस्त्री की मदद से दाने छानने में उंडेल दिए, यानी कि डाल दिए। दाने डालते हुए मौलवी जी कांप रहे थे और सफ़ेद पोश मुस्कुरा रहा था। जब नीचे नीचे से आटे की धार, यानी आटे की धार जिस तरह पानी की धार होती है, आटे की धार पहिए में गिरने लगी, तो चौधरी ने हाथ बढ़ाकर आटा अपने हाथों में लिया और बेइख्तियार होकर कहा, कितना बारीक पिस रहा है, मैदा है मैदा सुली की माँ। तो अब आप यहाँ पर देखें कि गांव के अंदर क्या होता है। गांव के अंदर कभी भी जो शोहर होता है वो अपनी बीवी को उसके नाम से नहीं पुकारता। अब तो खैर शायद पुकारते हैं, अब तो ज़माना तब्दील हो गया, लेकिन उस ज़माने में अच्छा, मैंने इंटरेस्टिंगली मैंने अपने बचपन में, अब तो खैर मैं खुद भी अपनी बीवी को उसके नाम से पुकार लेता हूँ और जो हमारी बीवियाँ हैं वो भी हमें अब हमारे नाम से पुकार लेती हैं, लेकिन अपने बचपन में मैंने अपने पेरेंट्स को या मेरे आसपास, जिस तरह मेरा सारा जो ब्रॉटअप है वो अपने नानों के यहाँ हुआ है, नानके में हुआ है, तो मैंने कभी भी अपनी किसी फुफ्फो को, खाला को, मामी को या अपने मामुओं को, खालुओं को, चाचुओं को, किसी को भी ना अपनी बीवी को उसके नाम से पुकारते हुए नहीं देखा और किसी औरत को अपने हस्बैंड का नाम पुकारते हुए मैंने नहीं सुना। मैंने अपनी अम्मी को अपनी पूरी ज़िंदगी में, मतलब मेरी अब 35 साल उम्र हो गई है, मैंने अपनी अम्मी को अपने अब्बू का नाम लेते हुए अभी तक एक दफ़ा भी नहीं सुना। अब चूंकि मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ा था, तो मेरी अम्मी जो है वो मेरे अब्बू को नईम दा प्यो, नईम दा अब्बा, नईम दे अब्बे दी है गल, नईम दे अब्बे दी ओ गल, नईम दे प्यो दी है गल। या फिर औरतें आपस में बात कर रही होंगी तो तेरे भरा दी है गल, ठीक है। या इसी तरीके से अगर किसी बड़े से बात कर रही होगी, जैसे मेरी अम्मी जो है वो अगर अपनी सास से, मेरी दादी से बात कर रही हो, तेरे पुत्र ने आ कर देता, तो इस तरीके से। और इसी तरीके से मेरे अब्बू जब मेरी अम्मी को बुलाएंगे तो वो भी इसी तरीके से नईम दी अम्मा, नईम दी माँ, ठीक है। वो या आपस में बात कर रहे होंगे अपने भाइयों से तो नईम दी माँ तो पूछ लो, ठीक है, आदि माँ तो पूछ लो। तो मतलब वो अब वो अपनी बीवी को क्या कह रहे हैं? सुल्ली की माँ कह के पुकारे। हो सकता है आपके पेरेंट्स भी अभी इसी तरीके से आपकी मामा को बुलाते हो, या आपकी मामा जो है वो जब आपके बाबा के बारे में बात करती हो तो वो इसी तरीके से करती हूँ। खैर जी, चौधरैन ने कहा, आटे को ज़रा मुट्ठी में लेकर तो देखो। चौधरैन ने आटा मुट्ठी में लिया और आंखों से उंगलियों से मल कर देखा। उंगलियों से मल करके, जैसे ऐसे आप पकड़ के ना हाथों से उसको पीस के देखते हैं, रब करके देखते हैं। उसने चहक कर कहा, बड़ा बारीक पिस रहा है। तब हमीदा की बारी आई। आटा उसकी मुट्ठी में आया तो उसके चेहरे की सनसलाहट, ठीक है, मुस्कुरा उठी कि उसके चेहरे की सांवलाहट, उसके चेहरे की सांवलाहट। अब सांवलाहट क्या है? सांवलापन, सांवला सांवला उसका चेहरा था ना, तो वो जैसे वो टैन कलर होता है, तो वो उसका चेहरा भी मुस्कुरा उठा। हमीदा के बाद सुल्ली आगे बढ़ा। मिस्त्री एक गठड़ी के बाद दूसरी छानने में उंडेलता रहा। अब ये बज़ाहिर एक आम सा वाक़या है, मतलब एक चक्की लगी है और उस चक्की लगने का वाक़या है।
इसी तरीके से अगर मैं अपनी ज़िंदगी में वो बिजली जब हमारे गांव में आई तो उसका पूरा एक वाकया, फिर जब मोबाइल आया, क्योंकि हमने तो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी ट्रांजिशन देखी है। मोबाइल फ़ोन जब नया आया, जब वायरलेस नया लगा, फिर इसके बाद जब वो स्क्रीन वाले मोबाइल आए, जब कैमरे वाले मोबाइल आए, तो हमने तो ये सारा प्रोसेस देखा है। कैमरे वाले मोबाइल आए, फिर स्टोरेज वाले मोबाइल आए, फिर उसके बाद टच वाला फ़ोन आया। ओहो, मतलब हम तो पागल ही हो गए यार, फ़ोन मतलब टच करके आप उसके ऊपर जो है नंबर डायल कर सकते हैं। आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, दिस इज़ क्वाइट नॉर्मल फॉर यू। बट जो हम जो बूढ़े बाबे हैं, जिन्होंने ये सारा ट्रांजिशन का पीरियड देखा है, तो हमारे लिए तो एक एक चीज़ जो है दैट इज़ अ स्टोरी, देर इज़ अ स्टोरी बिहाइंड दैट, देर आर एक्सप्रेशंस बिहाइंड दैट। और उसी तरीके की एक कहानी जो है वो यहाँ पर मुसन्निफ ने आपको बताई है। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग बना सकूँ। अगर आपको कहानी अच्छी लगी, पढ़ने में मज़ा आया, तो ज़रूर मुझे बताइएगा। और अब इसमें देख लेते हैं, इसमें हमारे पास ख़त के मुतल्लिक बात की जा रही है। तो ख़त होता क्या है? ख़त एक ऐसी सिनफ अदब है, यानी कि अदब की एक ऐसी किस्म है जिसमें एक इंसान अपने ख़यालात, जज्बात और एहसासात का बेसाख्ता अंदाज में इजहार करता है। ठीक है, यहाँ पर आज़ाद नहीं है, ये इजहार है। खतूत मुख्तलिफ़ अक़साम के हो सकते हैं, जिसमें शख्सी खतूत हैं, यानी जो पर्सनल लेटर्स होते हैं, उमूमी खतूत हैं जो जेनेरिक लेटर्स होते हैं, रस्मी खतूत हैं जिनको फॉर्मल लेटर्स कहा जाता है, कारोबारी खतूत जिनको बिजनेस लेटर्स कहा जाता है, सरकारी या दफ्तरी खतूत जिनको ऑफिशियल लेटर्स कहा जाता है। तो जो रस्मी खतूत हैं, ठीक है, ये शादी ब्याह सालगिरह की, अब ये देखें यहाँ पर सारी मिस्टेक्स की हुई हैं। तो जो गैर रस्मी खतूत हैं, गैर रस्मी खतूत जो होते हैं ना, ये शादी ब्याह सालगिरह की तकरीब या इल्मी और अदबी सकाफ़ती तकरीब में शिरकत करने के लिए लिखे जाते हैं। और इसी तरीके से जो मुख्तलिफ़ किस्म के दावतनामे होते हैं, उनको यार उनको रस्मी खतूत नहीं कहते, उनको गैर रस्मी खतूत कहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक्स हैं। तो जो अजीज़ व अकारिब और दोस्त अहबाब के नाम लिखे जाने खतूत होते हैं, उनको गैर रस्मी खतूत कहा जाता है। तो इसमें थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि आपकी किताब के अंदर थोड़ी चीज़ें उलट पुलट है। ये ख़त का पैटर्न है, ठीक है, इसको आप यहाँ से अपनी किताब के अंदर से आप देख सकते हैं। हुरूफ की अक़साम, हुरूफ शर्त व जज़ा, वो हुरूफ जो किसी शर्त के लिए इस्तेमाल हो, हुरूफ शर्त व जज़ा कहलाते हैं। जैसे अगर वर्जिश करोगे तो सेहतमंद रहोगे, तो अगर यहाँ पे हुरूफ शर्त है तो जो है वो हुरूफ जज़ा है। जब तक झूठ बोलना नहीं छोड़ोगे, दुनिया में इज़्ज़त हासिल नहीं कर सकते। तो जब तक हुरूफ शर्त है और पाकिस्तान तरक्की कर ही नहीं सकता ता वक्ते के, सब लोग ईमानदारी का मुजाहरा नहीं करने, तो ता वक्ते के यहाँ पर हुरूफ शर्त है। तो अगर, अगरचे, जब, ये सारी चीज़ें जो होती हैं क्या होती हैं? हुरूफ शर्त कहलाते हैं। जिस काम के लिए शर्त की गई हो उसके साथ जज़ा के अल्फाज भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे अगर वर्जिश करोगे तो सेहतमंद रहोगे, तो अगर हुरूफ शर्त है और तो यहाँ पर क्या है? हुरूफ जज़ा है। अच्छा, हुरूफ इल्लत किसी वजह या सबब को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आज बारिश हो रही थी इसलिए अहमद वक्त पर ना पहुँच सका, इसलिए, क्योंकि, लिहाजा। हुरूफ इज़राब एक बात को तरक्की देकर आला को अदना या अदना को आला बनाने के लिए। वो इंसान नहीं बल्कि हैवान है, वो आदमी नहीं बल्कि फ़रिश्ता है। तो इस तरह के अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं। हुरूफ बयान किसी वजाहत के लिए, जैसे उस्ताद मोहतरम ने कहा कि सब खड़े हो जाओ, तो के हरफ बयान है। हुरूफ तशबीह एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तरह बताने के लिए, एक चीज़ के जैसा बताने के लिए। जैसे सलमान तो शेर की तरह बहादुर है, बर्फ़ की मानंद ठंडा था, मोतियों जैसे हैं। तो ये सारे क्या हैं? हुरूफ तशबीह हैं। तो अगर हुरूफ शर्त है, ठीक है, इसी तरीके से लेकिन जो है, लेकिन ये हुरूफ इस्तिदराक है। अब यहाँ पर ये मेंशन नहीं है, इसलिए हुरूफ इल्लत है, बल्कि ये हुरूफ इज़राब है। मिसल जो है ये क्या है? ये हुरूफ तशबीह है। और चूंकि जो है ये क्या है? ये हुरूफ इल्लत है। ठीक है। अच्छा, मैं जल्दी में लिखता हूँ तो मेरी जो लिखाई है वो इस तरीके की बनती है। वैसे मेरी लिखाई इतनी बुरी नहीं है, मैं आपको बता भी देता हूँ। अगर मैं आराम सुकून से लिखूँ ना, तो मेरी लिखाई इतनी बुरी भी नहीं है। जैसे अब यहाँ पे देखो, शायद आप कहेंगे सर एमी आप फ्लेक्स कर रहे हैं, आपकी लिखाई इतनी अच्छी भी नहीं है। खैर, एनी हाउ, चलें जी, ये सबक हम लोगों ने पढ़ लिया। आई होप कि आपको मज़े का लगा होगा। अगला सबक भी इसी से मिलता जुलता है, उसमें सर सैयद के बचपन के हवाले से बातचीत है, तो वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिससे आप तमाम लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अगर पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं तो आप ज़रूर अपने सोशल सर्कल में ज़रूर बताएं अपने दोस्तों को। जो स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ आप अपने क्लासमेट्स को भी बताया करें, उनको बताएं कि भाई उर्दू जो है वो सर नेम से पढ़ें इंग्लिश कीज़ अकेडमी पे जाके। आप ये लिंक्स भी उनके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि और से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से
इंग्लिश, तर्जमतुल कुरान, इस्लामियात, मुताला पाकिस्तान, उसके हवाले से भी आपको काफ़ी सारा मटेरियल जो है वो हमारे चैनल पर मिल जाएगा। उसको भी जाके देखें, अवेल करें। अगर आप हमारी लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अकेडमी के नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज़।